Hello. So, good morning, everyone. से ताज़ा तक स्पीति ट्रिप जो है दो टाइप की होती है. देर आर टू स्पीतीज. वन इज समर स्पीति एंड अदर इज विंटर स्पीति. मैं आपको समर स्पीति लेके जाऊंगी एंड विंटर स्पीति इज टोटली डिफरेंट. पर समर स्पीति की जो ब्यूटी है ना, दैट इज़ अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग. समर स्पीति में सारे माउंटेन्स, सारे हिल्स के कर्व्स, कर्व्स सब कुछ विजिबल होते हैं. एंड विंटर स्पीति में एवरीथिंग इज फुल ऑफ स्नो. तो बाय प्रोफेशन आई एम एन ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट और मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ. तो मैं सिर्फ दो वजह से ट्रैवल करती हूँ. फर्स्ट थिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेकेंड इज फोटोग्राफ्स. आई एम हैविंग लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स. बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास. मेरी एग्जीबिशन भी लगाती हूँ मैं इन जनवरी. तो मुझे स्पीति के बारे में कैसे पता चला? स्पीति हर फोटोग्राफर का एक मोस्ट लाइक्ड डेस्टिनेशन है. हर फोटोग्राफर चाहता है कि वो स्पीति जाके लैंडस्केप्स कैप्चर करे. तो पहले तो मुझे मेरे कुछ फोटोग्राफर फ्रेंड्स ने बताया स्पीति के बारे में. फोटोग्राफ इज बाय मी. ये स्पीति का एक खूबसूरत जो ये मतलब विंटर स्पीति के समय इट इज़ ऑल फिल्ड विथ स्नो. पर ये मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैं समर में गई थी. So, I'm talking about beautiful Spiti Valley, where silence speaks, mountain heal, and every road feel like a journey within. तो हुआ ऐसा कि मुझे लगा यार बहुत ख़तरनाक जगह है, वेरी डिफ़िकल्ट, लैंडस्लाइड होते हैं. इनफैक्ट हमारे सामने जब हम मूव ऑन कर रहे थे तो कई बार पत्थर ऐसे सामने गिर गया, पीछे भी गिर गया. एंड एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, और टेम्परेचर इज़ ऑल्सो बहुत कम टेम्परेचर है, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू गो. पर फिर एक सेंटेंस थॉट में आया, दैट इज़ द बेस्ट व्यू कम आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब. और ये सेंटेंस मुझे स्पीति लेके गया. हमारा पूरा हमारी टीम थी. हमारी टीम में 8 लोग थे और हम स्पीति की तरफ मूव ऑन हुए. मेरा स्पीति ट्रिप जो है ये पब्लिश हो चुका है और मैं आपको ये सभी जगह लेके जाऊंगी. हिकिम, देन ताबो, यू, कॉमिक, और सब जगह बहुत मतलब सबका एक अपना अपना स्टोरी है हर जगह की. और मैं आपको ऐसे रास्ते दिखाऊंगी जहां आपकी सांसें रुक जाएंगी. स्पीति एक ऐसी जगह है. सो वी हैव बुक्ड अ फ्लाइट. पहले हमने चंडीगढ़ तक फ़्लाइट बुक करी. उसके बाद आवर टीम एंड वी आर रेडी फॉर अ रोड ट्रिप ऑफ 1600 किलोमीटर्स एंड टू टच द हाइट ऑफ 15,050 फीट्स अबव द सी लेवल. अब हुआ ऐसा कि चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमने एक ट्रैवल असिस्टेंट हायर किया. और वो ट्रैवल असिस्टेंट भी ऐसा था, एक बीटेक इंजीनियर लड़का था और स्पीति उसका पैशन था. उसने अपना इंजीनियरिंग सब करने के बाद में एक ट्रैवलर परचेस की और वो सिर्फ स्पीति टूर्स कराता था. तो उसको जितना नॉलेज था स्पीति के बारे में शायद ही किसी और को होगा. और उसकी ड्राइविंग तो ऐसी थी कि वो 1-1 किलोमीटर रिवर्स ट्रैवलर लेके जाता था, क्योंकि स्पीति के ट्रैक बहुत ही छोटे हैं और कई जगह बाकी तो जगह आर्मी ने काफ़ी अच्छे से रोड्स मैनेज करके रखी हैं, पर कई जगह ऐसी हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं. सो दिस इज़ द सर्किट. स्पीति वैली जाना कैसे है? चंडीगढ़ से शिमला, कुफरी, नारकंडा, रामपुर होते हुए हम सांगला पहुँचे. सांगला के बाद हम चितकुल पहुँचे. चितकुल जो है इंडिया का लास्ट विलेज है, रिमोट विलेज, और इसके आगे चाइना बॉर्डर है. यहाँ से हम वापस आए एंड देन वी हैव स्टार्टेड. हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंटर हुए और रिकोंगपियो होते हुए हम खाप संगम पहुँचे, देन नाको, ताबो, यू विलेज एंड फाइनली काजा.
हम काज़ा में हमने हॉल्ट लिया था लास्ट, काज़ा वॉज द लास्ट हॉल्ट, और काज़ा के बाद जो आसपास जगह थी वो हमने एक्सप्लोर की, जैसे लांजा, कोमिक, हिकिम एंड की मोनेस्ट्री, चिचम ब्रिज एंड ऑल। अब समर स्पीति कवर करने का जो बेस्ट टाइम है इट इज़ जून, पर हमने हमारा जो टूर स्टार्ट किया था इट वाज इन मई। तो इसका हमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये हुआ कि हम जो है सर्किट को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि काज़ा के बाद छिचम ब्रिज पास करते हुए हमें मनाली, कुल्लू एंड देन चंडीगढ़ आना था। पर क्योंकि मई में ये रोड ब्लॉक था, चंद्रताल वॉज नॉट ओपन, तो हमें काज़ा से वापस शिमला का ट्रैक लेना पड़ा और चंडीगढ़ आना पड़ा। तो बेस्ट टाइम टू गो स्पीति इफ़ यू वांट टू विजिट द समर स्पीति, दैट इज़ इन द जून, और विंटर स्पीति तो आप कभी भी जा सकते हैं। सो द फर्स्ट प्लेस, शिमला, हिमालयन हाइज and Shimla vibes. From the romantic hills of Shimla, where the air whispers love, the pine hum poetry, and every sunrise feels like a promise. खूबसूरत शिमला, सभी लोग शिमला गए हैं और सभी शिमला बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो नथिंग अबाउट द शिमला। पर Shimla is known as the queen of hills in Himachal, inspires poetic quotes about its pine-clad valleys, misty mornings and timeless Himalayan ranges. ये खूबसूरत शिमला, और हमने वहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड किए ऑन द मॉल रोड, और वहाँ आने के बाद पहाड़ वाली वाइब्स आने लगी। फाइनली जो स्ट्रॉबेरीज़, शिमला की स्ट्रॉबेरीज़ शायद आप लोगों को याद आ रही होंगी, और स्ट्रॉबेरीज़ के बाद तो फिर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हम पहाड़ों में आ चुके हैं। सो दिस ब्यूटी इज़ कैप्चर्ड थ्रू माई लेंस। हाउ गुड इट इज़ टू लुक समटाइम्स अक्रॉस ग्रेट स्पेस, to lift one's eye in narrowness, to feel the large silence that rests on lonely hills. शिमला। शिमला के बाद हम आगे बढ़े, तो एवरी कर्व ऑफ द रोड टेल्स अ न्यू स्टोरी एंड वी मूव टुवर्ड्स कुफरी। हम कुफरी की तरफ गए। कुफरी में भी हमने 2-3 घंटे स्पेंड किए। कुफरी इज़ फेमस फॉर द विंटर स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ एंड याक राइडिंग। कुफरी इज़ फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स, देवदार के जंगल, एंड वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। Again, windows down, music up and worries gone, and we moved on towards Sangla, crossing all the Deodar forest. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ग्रीनरी यहाँ है, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड के हाइट की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे ये ग्रीन जोन जो है ना कम होता जा रहा था। जो जंगल, जो देवदार हमने कुफरी में देखे, धीरे धीरे at the height everything is converted into small grass. तो जैसे हम हाइट पे गए वैसे वैसे फ्लोरा एंड फोना दोनों में चेंज आया। और वैसे भी अगर हम स्पीति के बारे में, स्पीति वर्ड के बारे में अगर समझें, तो स्पीति मीन्स मिडिल लैंड। इट इज़ समथिंग द लैंड बिटवीन द इंडिया एंड तिब्बत। तो हम मूव ऑन हो रहे थे स्पीति की तरफ। फिर स्पीति एंटर करने के पहले, मतलब स्पीति के लिए हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करना था, एंड किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज़ अ माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपियो है। रिकांगपियो इज़ बॉर्डर्ड बाय तिब्बत टू द ईस्ट, उत्तराखंड टू द साउथ, and other Himachal district like Lahaul and Spiti, Kullu and Shimla. तो everywhere जहाँ भी जाना है, we have to cross this Kinnaur district. And Kinnaur Valley is a very beautiful, amazing place. बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। तो this is also a picture of Kinnaur when we are crossing. तो इसमें यहाँ पे हमें एक लैंडस्लाइड मिला था, और जब लैंडस्लाइड होता है तो हमको वहाँ पे 3-4 घंटे 5 घंटे स्पेंड करने पड़ते हैं। और ये तो सभी ट्रैवलर्स को
इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि पूरे लैंडस्लाइड्स वहाँ पे रोड्स वो मैनेज कर रहे हैं टू रीच टिल द चाइना बॉर्डर, इसलिए सारे रोड्स वो मैनेज करते हैं, लैंडस्लाइड्स वो मैनेज करते हैं। और उनका फर्स्ट वो रहता है कि सबसे पहले कैसे भी करके कोई प्रॉब्लम ना आए किसी को, लैंडस्लाइड क्लियर हो। ये पूरा ट्रैक था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। ये पूरा ट्रैक, ये पूरा रोड, ये कवर करके हम पहुँचे गेटवे ऑफ द स्पीति। और सबसे अच्छी बात ये थी, इस पूरे ट्रैक में हमें साथ में रोरिंग सतलज रिवर मिली। पूरे ट्रैक में सतलज हमारे साथ चल रही थी। एंड द ट्रैक वाज अमेजिंग कि आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ता बहुत ख़तरनाक है। आप देख सकते हैं ये रोड, देयर इज़ नथिंग बाय द साइड। गाड़ी कभी भी, आपकी जो व्हीकल है वो कभी भी नीचे गिर सकता है। और स्पीति का एक जो भी स्पीति जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे शुड टेक अ ड्राइवर ऑफ दैट प्लेस ओनली, क्योंकि आप इतने ऐसे रास्ते पे आप रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। और वहाँ के सारे ड्राइवर्स बहुत ट्रेंड हैं। सामने बैठना, फ्रंट सीट पे ड्राइवर के साथ बैठना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सामने बैठ के वो जब ड्राइव करता है तो ऐसा लगता है सांस रुक जाती है, ऐसा लगता है अभी ये नीचे गिरा, अभी वहाँ नीचे गिरा। तो मतलब इट इज़ अ टोटल माइंड ब्लोइंग एडवेंचर। आप देख सकते हैं बहुत ख़तरनाक रास्ते थे, वेरी डिफ़िकल्ट। और ख़तरनाक होने के साथ में इनकी ब्यूटी इज़ ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। ये हम किन्नौर के बाद हमारा जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हॉल्ट था, हम रुके वहाँ पे सांगला में। तो हमें सांगला पहुँचना था और हम सांगला पहुँचे अराउंड 8 o'clock रात को 8 बजे अराउंड। और ये वाला रास्ता आप देख रहे हैं, ये रात का रास्ता है, बहुत ख़तरनाक ट्रैक था। और ये रोड भी कोई इतना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट टू गुड। और ये क्रॉस करने में, थोड़ा सा ही रास्ता क्रॉस करने में हमको अराउंड 2 hours लग गए वहाँ पे। तो ट्रैक तो है डिफ़िकल्ट। सांगला जाके हम रात में सो गए। मॉर्निंग 5:30 मैंने विंडो ओपन किया और इट वाज अ मैजिक मोमेंट फॉर मी। एक ऐसी चीज़ जिसकी तलाश में मैं वहाँ गई थी, और काफ़ी लोग जाते हैं और उसको वो मिस कर देते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। वो पिक्चर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। विंडो ओपन करने के बाद जो मुझे नज़ारा दिखा, इट वाज समथिंग लाइक दिस। गोल्डन पीक्स shine bright when the sun hits the high rocks. Sun is greeting the mountain and this is the magic moment. ये नज़ारा ये सिर्फ few minutes के लिए होता है। मतलब ये भी हो सकता है ना कि जब तक मैं मेरा कैमरा निकालूं और उसको फोकस करूं, वो उसके बाद सनलाइट और बढ़ जाए और ये गायब हो जाए। इट इज़ जस्ट फॉर द फ्यू मिनट्स गोल्डन पीक्स। पर आई एम लकी टू हैव दिस पिक्चर विथ मी ऑफ गोल्डन पीक्स। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स सब कुछ ऐसा हो गया। अ माउंटेन व्यू इज़ द बेस्ट थेरेपी, सर ने बोला, सर ने बताया कि माउंटेन विजिट तो वॉन्डर वेयर द वाईफाई इज़ वीक, द व्यूज़ आर स्ट्रॉन्ग। ये मेरा थॉट है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू फ्रेश एयर, अ क्लियर माइंड एंड बिग ड्रीम्स। जब आप पहाड़ों के सामने खड़े होकर उनको देखते हैं ना, तो आपका दिमाग एक अलग ही फ्रिक्वेंसी पे चलने लगता है। मतलब उस समय आप ये नहीं सोचते, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है और कुछ थॉट प्रोसेस एज के अकॉर्डिंग भी होता है। पर एक एज क्रॉस करने के बाद जब आप पहाड़ के सामने खड़े होकर देखते हैं तो आपको उसके अंदर की चीज़ समझ में आती है। वाई दीज माउंटेन्स आर स्टैंडिंग over here and why we are standing in front of the mountains. तो मेरा ये थॉट है, उसी जगह जाओ जहाँ आपका वाईफाई बहुत कमज़ोर हो जाए। फिर हम पहुँचे चितकुल। सांगला ब्रेकफास्ट लेने के बाद में वी मूव टुवर्ड्स द चितकुल। चितकुल इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज़ अ डीप ब्रेथ for your spirit, where the road finally stops and the soul finally begin. बसपा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव, और
ये हाँ, एक चीज़ और, छोटा सा गांव और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं ऑल दीज माउंटेन रेंजेस। और हमेशा मन में एक ख्याल आता है कि भाई ये पहाड़ के पीछे क्या है। तो ऐसे ही मैंने वहाँ पूछा कि ये पहाड़ों के पीछे क्या है, तो वहाँ सब लोग एक ही सेंटेंस बोलते हैं, इस पहाड़ के पीछे चाइना है, क्योंकि इट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और यहाँ पे नदी के किनारे आप बैठ सकते हैं, पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप नदी में पैर डाल के बैठें, क्योंकि इस पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, आपके पैर फ्यू सेकंड्स में ही फ्रीज़ हो जाएंगे। अब एक चीज़ मैंने देखी कि पूरे ट्रैक में, पूरे रूट में, स्पीति में जो रिवर जो साइड में थी, लोग थे काफ़ी, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे, पर अगर हम ऐसे ही नदी हमें कहीं इंदौर में मिले ना, तो वहाँ पे लोग कपड़े धोते हुए नज़र आते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ये नदी है पर इसके आसपास कोई है नहीं, सब दूर है। बाद में पता चला उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ठंडा पानी होने की वजह से कोई टच नहीं करता। पर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल। So Chitkul, the last inhabited village on the old Hindustan-Tibet trade route near the Indo-China border, located at 3,450 meters above the sea level in the Baspa Valley. It is known for its stunning mountain landscapes, the crystal clear Baspa River and traditional wood architect. तो हम पहुंच चुके थे 3,450 मीटर्स पर। हमारा टारगेट था 15,050 फीट्स, वो हाईएस्ट पॉइंट था जो हमें जाना था। चितकुल में जो भी कंस्ट्रक्शंस थे वो सब पाइन वुड का था, और ऐसे लगता है पहाड़ दिखने में तो बड़े सुंदर दिखते हैं, पर वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि दे आर वर्किंग ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, बाकी वो अपना अंदर रहते हैं। और चितकुल में एक चीज़ देखी, वहाँ छोटे छोटे पाइन वुड के उन्होंने हट्स बना के रखे हैं। आई थॉट कि ये शायद इसमें रहते होंगे, बट दे आर यूजिंग इट फॉर स्टोरेज। वो सारा सामान 3-4 महीने में अपना सब काम करके वहाँ इकट्ठा करते हैं, एवरीथिंग, और अपने एनिमल्स के लिए और ख़ुद के लिए सब सामान इकट्ठा करके वो पाइन के छोटे छोटे हट्स में रखते हैं, और फिर दे कंज्यूम दोज थिंग्स। इनफैक्ट पानी भी वो मेल्टेड ग्लेशियर का ही पीते हैं। तो लाइफ ओवर देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चितकुल में जो मैंने टाइम स्पेंड किया, एक मंदिर था बहुत खूबसूरत, यहाँ मैं गई। फिर इसके बाद एक वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था जिसमें 5th क्लास तक के पहाड़ी बच्चे थे, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, बहुत इनोसेंट छोटे छोटे बच्चे थे। और वो एक चॉकलेट उनके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई जो मैंने दी, सब मेरे को घेर के बैठ गए और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड समथिंग इनर, अंदर से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, इनर हैप्पीनेस। चितकुल के बाद वी हैव अगेन स्टार्टेड अवर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड जॉय। वी मूव ऑन टुवर्ड्स रिकोंगपियो, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। एंड हियर वी क्रॉस्ड खाप संगम। Khap Sangam is the famous meeting point of Aquamarine Spiti River and Roaring Satluj River. ये पिक्चर खाप संगम का है। ये भी आर्मी इसको लुक आफ्टर करता है इस पॉइंट को, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत रॉक्स हैं यहाँ पे, वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द रॉक्स। नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, रॉक्स रिमेंबर, आपको याद रखेंगे ये, और आप भी इनको याद रखेंगे जब आप यहाँ जाएंगे। कार्ल पर्किंस, पॉइंटिंग आउट अ स्ट्रीम सिंक्स बिकॉज ऑफ इट्स रॉक्स। तो ये ट्रैक था, इस ट्रैक से हम यहाँ पहुँचे, और यहाँ पे जब खड़े होके आप इस रेंज को देखते हैं तो इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और मुझे, मेरा एक ये एक्सपीरियंस था कि जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं विथ अ ग्रुप, तो लोग मस्ती में रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, दे आर हैविंग फन। पर जब हम इन माउंटेन रेंजेस को क्रॉस कर रहे थे, टीम के जितने मेंबर्स थे वो सिर्फ बाहर देख रहे थे, और वो सब मंत्रमुग्ध थे। वो खुद ही अपने इमेजिनेशन में थे कि हम
कहाँ जा रहे हैं, इट इज़ समथिंग, सम डिफरेंट वर्ल्ड, वी आर मूविंग इन सम डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि जब आप इन पहाड़ों के बीच में से निकलते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जो हर एज ग्रुप वही एक्सपीरियंस लेता है। कोई बच्चा हो या बड़ा हो, सब बस यही बाहर ही देखते रहते हैं, नथिंग एल्स। So located at 2,600 meter on the Nako-Rekong-Pio road along NH 505, it marks the dramatic transition from the Green Valley towards this cold desert. अब जो देवदार के जंगल हम छोड़ के आए थे, यहाँ पे सिर्फ छोटी छोटी घास रह गई। फ्लोरा एंड फोना एवरीथिंग इज़ चेंज्ड। और इस घास को खाने के लिए सिर्फ माउंटेन गोट्स थी वहाँ पे, माउंटेन गोट्स एंड स्नो लेपर्ड, 2 चीज़ें थी वहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं था। सो वी मूव्ड ऑन। So now we are standing at the gateway of Spiti. The Spiti entrance is a place of profound silence and ancient secrets, offering a journey of soul. And really it is a journey of soul. और मेरा तो कहना है कि लाइफ में एक बार स्पीति ज़रूर जाना चाहिए। तो फाइनली वी हैव टू टच दिस हाइट, और यही वो जगह है जो 15,050 फीट्स पर है, और ये हमें बहुत नीचे से दिख रही थी, और ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो नथिंग बिहाइंड मी, एवरीथिंग अहेड ऑफ मी, एज इज एवर सो ऑन द रोड। हम पहुँचे ताबो। वी मूव टुवर्ड्स ताबो मोनेस्ट्री, and it is the oldest mud brick monastery in India. It is known as Ajanta of Himalayas. It is at the height of 3,280 meters. तो हम 3,280 meters पर पहुंच चुके थे। और एक चीज़ और मुझे आपको बताना था, बुद्धिज़्म, हिमाचल और स्पीति ट्रैक, लद्दाख एंड ऑल एवरीथिंग, पूरा कल्चर जो है बुद्धिस्ट कल्चर है। एंड बुद्धिज़्म व्हाट वी नो ओवर हियर इज़ वेरी डिफरेंट। बुद्धिज़्म जो एग्जैक्टली है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, सभी मोनेस्ट्रीज़ उनकी एक अलग कहानी है। दे आर हैविंग ड्रैगन्स, वल्चर्स एंड मैनी अदर, सम गॉडेस। तो बुद्धिज़्म क्या है? भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे, उन्होंने उन लोगों को समझा, एक्सप्लोर किया, और वो उनके गुरु बने, पर कल्चर उनका ही है। बुद्धिस्ट कल्चर जो वहाँ, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो ताबो मोनेस्ट्री, फिर हम पहुँचे नाको। नाको इज़ ए हाई एल्टीट्यूड सैनिक विलेज sitting at 3,662 meters near the border with Tibet. It featured a sacred lake, an ancient 11th century monastery and traditional stone houses, serving as a popular spot of Spiti. बहुत खूबसूरत लेक थी। और मोनेस्ट्री जाने के बाद फिर मैंने उस गांव में लोगों से बातचीत करी। लोग बहुत कम थे। गांव तो मतलब इट वाज एन आइडियल विलेज। लोग बहुत कम थे, बहुत फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मैंने बहुत लोगों के साथ वीडियोस भी बनाए, और फाइनली मैं लेक के पास आके काफ़ी देर तक बैठी। एक और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। मैंने जितना भी मोनेस्ट्रीज़ यहाँ विज़िट की, हर मोनेस्ट्री में एक मेडिटेशन रूम होता है, और हर मोनेस्ट्री में एक अलग अपनी एनर्जी रहती है। जो मोनेस्ट्रीज़ पुरानी हैं और एंशिएंट हैं, उनके अंदर एक अलग एनर्जी है। जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, आपका ध्यान अलग ही लेवल पर रहता है, और सब जगह नहीं होता वो। तो दिस वाज द प्लेस। नाको मोनेस्ट्री में बहुत एनर्जी है। So, if you truly love nature, you will find beauty everywhere. Again, this peak, जो कि 15,050 फीट्स पे थी, वो दिख रही थी नाको से। और ये विलेज है जो मैंने क्रॉस किया था, और वहाँ पे सिर्फ ये इस टाइप के ट्रीज़ थे, और कुछ लोगों ने एप्पल भी ग्रो करके रखा था, एप्पल लगे थे कुछ, पर इसके आगे फिर कुछ भी नहीं था। इसके आगे कोई ट्रीज़ नहीं मिले नाको के आगे हमें। ये लास्ट पॉइंट था।
and it is my most favorite picture. Quiet the mind and the soul will speak. I go to nature to be soothed and healed and to have my senses put in order. And nature is the best physician. ये नज़ारा, अगर हम विंटर स्पीति की बात करें तो ये सारे पीक्स दे आर ऑल कवर्ड विथ स्नो, तो वो ब्यूटी नहीं मिलेगी. पर यहाँ जो आपको कट्स दिख रहे हैं इन पहाड़ों में, कर्व्स दिख रहे हैं, और ये पहाड़ लिविंग हैं. हिमालयन रेंज इज़ ए लिविंग रेंज. ये पहाड़ बनते हैं, बिगड़ते हैं. हमारे यहाँ के पहाड़ ऐसे नहीं है, बट हिमालयन रेंजेस ये हमेशा बनती है और बिगड़ती है. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्पीति. एक चीज़ और थी, मुझे स्काई ने, आसमान ने बहुत साथ दिया मेरे फोटोग्राफ्स में. द स्काई इज़ टोटली ब्लू और क्लाउड्स दे आर वेरी ब्यूटीफुल. हर पिक्चर में जो मैंने क्लाउड्स कैप्चर किए हैं वो अलग ही फॉर्म में हैं. तो ये आसमान अगर आपका साथ देता है तो यू कैन डू वेरी गुड. So moving along the Spiti River, we reached Kaza. It is the largest town and headquarter of Spiti Valley in the Lahaul and Spiti district. At an altitude of 3,650 meters, that is 11,980 feet. हम 11,980 feet पे पहुँच चुके थे. और रात में जब हम काजा पहुँचे, टेम्परेचर था -6. और मतलब इट इज़ गुड, अच्छा लग रहा था. और बहुत ज़्यादा सभी लोग, पूरे टीम मेंबर्स बहुत एंथुसियास्टिक थे और सोच रहे थे अब कल हमें कहाँ जाना है, क्योंकि फाइनली हम स्पीति पहुँच चुके थे. दिस इज़ स्पीति रिवर और यू कैन सी इन दिस फोटोग्राफ ये पूरा डेजर्ट है. इट इज़ कोल्ड डेजर्ट. तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम निकले टुवर्ड्स लांजा. ये लांजा सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है स्पीति की. काजा से हमको एक 25 किलोमीटर्स का पहाड़ जो है वो चढ़ना था, और उसके ऊपर जो वाइब्स थी और जो लाइफ थी वो बहुत खूबसूरत थी. ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट था, आप देख सकते हैं, और ज़्यादा करके वहाँ पे सब बाइकर्स दिख रहे थे. ट्रैक बहुत ही डिफ़िकल्ट था और हमने मतलब वो ट्रैक ही काफ़ी घंटे लगे हमें वो ट्रैक कवर करने में. हम पहुँचे लांजा. So you can go to heaven without dying if you visit this place. Lanza has become my happy place. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये स्नोई पीक्स थी, कोल्ड डेजर्ट था, कुछ घर थे और एक बहुत खूबसूरत बुद्धा स्टैचू. इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था, पर फिर भी सब कुछ था. Everything is there. So this was that Buddha statue. Lanza, the majestic Buddha statue standing tall and looking up to the desert mountain, is mesmerizing and a sight to behold. अब लांजा जितना खूबसूरत दिन में था, उससे ज़्यादा खूबसूरत लांजा रात में है. पर वो हमारे लिए एक चैलेंज था. रात में लांजा पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो 25 किलोमीटर का डिफ़िकल्ट ट्रैक, वो पहाड़ हम रात में जब चढ़ें, और जो रात में तो टेम्परेचर वाज अराउंड -9-10, और उस टेम्परेचर पे हम खुले आसमान में जब खड़े हों, इट वाज ए वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तो मुझे पर बहुत इच्छा थी कि मैं लांजा रात में जाऊं. So again, Lanza is also known as the fossil village, where the fossil whisper ancient secrets and the mountain touch the sky. Lanza को fossil village बोलते हैं. और ये छोटी छोटी घास आप देख रहे हैं, flora is all finished over here. तो Lanza village site at an altitude of 4,420 meters, 14,500 feet above the sea level in the Spiti Valley to Himachal Pradesh. अब इसके बाद जो मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ, दैट वाज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग. मैं पहले से सर्च करके गई थी बिकॉज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टार गेजिंग एंड आई एम ऑल्सो डूइंग एस्ट्रो फोटोग्राफी. तो पर मेरे टीम मेंबर्स बिल्कुल एग्री नहीं थे.
वो मेरे साथ लांजा नहीं जाना चाहते थे, पर एक इंसान है जो हमेशा रेडी रहता है मेरे साथ जाने के लिए, एंड ही इज़ डॉक्टर घनघोरिया। तो हम दोनों ने प्लान किया कि हम दोनों लांजा जाएंगे, लीव द थिंग्स, क्योंकि हमें उसके लिए एक कार बुक करनी थी, फिर से वो ट्रैक चढ़ना था और फाइनली लांजा जाना था। पर जब हम रात में हमारी तैयारी कर रहे थे तो सारे टीम मेंबर्स रेडी हो गए जाने के लिए कि वील ऑल्सो गो, क्योंकि सब एक्साइट हो गए स्टार्स के बारे में जानने के लिए। तो हम स्टार गेजिंग के लिए लांजा गए, और नेक्स्ट पिक्चर जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो बहुत खूबसूरत है। सो दिस वॉज द लांजा एट नाइट। The star illuminate our life in many ways. We admire them, shining bright like jewels on the black canvas of night. रात में मैंने मेरे कैमरे से ये मिल्की वे कैप्चर किया, और लांजा के नीचे एक और प्लेस थी, दैट इज़ रांगरिक, अराउंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम काजा। वहाँ पे कुछ IIT के स्टूडेंट्स ने एक छोटा सा एस्ट्रो लैब बना के रखा था, और वो टेलीस्कोप से दिखाते थे। पर ये इमेज जो मैंने कैप्चर किया, दैट इज़ मिल्की वे। यू कैन सी दिस इज़ मिल्की वे, दिस इज़ मिल्की वे। और हमारे यहाँ हम इतने स्टार्स नहीं देख सकते। तो रीज़न इज़ दैट इन इंडिया देर आर ओनली फ्यू प्लेसेस जहाँ पे आपको लाइट पोल्यूशन बहुत कम मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइट पोल्यूशन स्टार की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ दैट प्लेस, लांजा, देन पेंगोंग इन लद्दाख, एंड फ्यू मोर प्लेसेस आर देयर। सो द स्काई इज़ अल्टीमेट आर्ट गैलरी जस्ट अबव अस, एंड इट इज़ अ सेलेस्टियल वर्ल्ड। बहुत खूबसूरत था। हमने यहाँ पे रात में 11 बजे से और 3 बजे तक का टाइम स्पेंड किया, वो -10 डिग्री में। पर कुछ सिर्फ स्काई दिख रहा था, सिर्फ स्टार्स दिख रहे थे। बहुत सारे प्लैनेट्स भी देखे, जुपिटर, वीनस एंड ऑल, मिल्की वे, बहुत सारे मोस्ट शाइनिंग स्टार्स देखे, बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस देखे, मैंने सब कैप्चर किया। एस्ट्रो फोटोग्राफी का ये मेरा बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। So this is the Milky Way with that Buddha statue sitting at an average altitude above 14,500 feet in a rain shadow zone. With minimal light pollution, it offers exceptionally clear dark sky, and the Milky Way is visible. इसके बाद हम पहुँचे the world's highest permanently functioning post office, which is located in Hikim village in the Spiti Valley of Himachal Pradesh, India. It sites at an altitude of 14,567 feet. अब 14,500 पे तो हम पहुँच चुके थे। यहाँ से ये फंक्शनिंग है, बट मुझे बहुत डाउट था। यहाँ पे सब लोग आके पोस्ट कार्ड लेके और पोस्ट कर रहे थे अपने घर, तो मैंने भी कुछ पोस्ट कार्ड लिए और मैंने MGM में पोस्ट किए। तो मुझे डाउट था कि पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, तो मैंने कुछ पोस्ट कार्ड स्टैम्प लगवा के अपने पास रख लिए कि मैं कम से कम वहाँ जाके बता दूँगी। बट आफ्टर फ्यू डेज़, 10-15 डेज़, सारे पोस्ट कार्ड MGM में पहुँच चुके थे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट फंक्शनिंग पोस्ट ऑफिस। फिर इसके बाद हम गए चिचम ब्रिज। is the Asia's highest suspension road bridge based on its altitude above sea level, standing at 13,596 feet. सबसे ऊंचा ब्रिज एशिया का। ये ब्रिज ये अभी कुछ दिन पहले ही बना हुआ है। इट इज़ टू कनेक्ट स्पीति, कुल्लू और मनाली से कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बना है, पर आगे क्योंकि रोड ब्लॉक था, हमें इसी रोड से कुल्लू मनाली जाना था, तो हम यहाँ से वापस हुए। देन ग्यू विलेज, इट साइट्स एट 10,000 feet above the sea level. ये ग्यू मोनेस्ट्री है। It has a naturally preserved 550 years old mummy of a 15th century Buddhist monk named Sangha Tenzin. Tenzin की मम्मी थी यहाँ पे जो हमने देखी। It was naturally preserved without any chemicals. ये मोनेस्ट्री बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्री है, and it is just by the side of China border. आर्मी थी पूरी यहाँ पे। So this is that mummy. The monk sit upright in the glass case with his skin, teeth, hairs intact. He achieved self-mummification naturally through meditation and dry mountain air without chemicals. कुछ chemicals नहीं थे, पर काफ़ी चीज़ें हमें दिख रही थी उस मम्मी में। Then Key Monastery
ये सबसे हाई एनर्जी पॉइंट है वहाँ, बुद्धिस्ट कल्चर का सबसे हाई एनर्जी पॉइंट है। की मोनेस्ट्री इज़ ए हिस्टोरिक 11th century Tibetan Buddhist monastery perched on the hilltop at 4,166 meters near the Spiti River. It is the largest monastery in the Spiti Valley and houses hundreds of monks. यहाँ पे बहुत लामाज रहते हैं, बहुत monks रहते हैं. Everyone they are doing meditation. ये उनका, it is something like teaching center. Again, I moved on to find quiet and loud world towards the last destination, that is Komik village, जहाँ मुझे जाना था, the final destination. Komik village में Buddhist monastery है, is a quiet place for inner space, meditation and finding truth, where the soul finds its home, pure grace and quiet space. आप यहाँ देख सकते हैं एक बहुत ही छोटा सा एक दरवाज़ा है और ये मेडिटेशन रूम है और इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ हाई एनर्जी. यहाँ एक म्यूज़ियम था जहाँ पे काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए थे स्टार गेजिंग के. दैट मीन्स उस सेंचुरी में भी लामाज जो हैं वो स्टार्स फॉलो करते थे. तो एक ये अच्छी बात थी. एंड दिस इज़ द फाइनल प्लेस. Finally, I was standing at 15,050 feet above sea level, Komik village, breathing in peace. Komik is a remote village in Spiti Valley and it is famous as one of the highest village in the world connected by a motorable road. Or it's not the mountain we conquer, but we conquer ourselves. Great things are done when men and mountain meet, and really, the best view comes after the hardest climb. ये best view था. मैं जब इन peaks के सामने खड़ी थी, vibes कुछ और ही आ रही थी. जो मैंने एक शुरुआत की थी नीचे से, जब मैं ऊपर पहुंची, तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था मैं किस frequency में move on कर रही हूँ. So finally, Spiti taught me simplicity, silence and resilience. The best way to heal the body and soul is to spend time with nature. और मेरे लिए स्पीति सिर्फ एक प्लेस नहीं है, मेरे लिए स्पीति एक पूरा एक्सपीरियंस है. थैंक यू. थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा. हम आपसे ज़रूर बाद में वापस बुलाकर कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन ऐसा लगता है डॉक्टर शिखा आप जहाँ पे भी जाती हैं आप कुछ ना कुछ मेडिटेशन की जगह ढूंढ लेती हैं. और जैसे आपने बताया आपको वाइल्ड लाइफ माउंटेन्स पसंद है और मेंटल पीस के लिए भी आप ट्रैवल करते हैं. थैंक यू सो मच. और बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आपने दिखाए. दोस्तों एक और हमारे पास में एक साथी हैं जो कि ये तो शिखा तो मेडिटेशन की जगह ढूंढ लेती हैं, वो लेह में जाकर विपासना करके आई हैं. खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लेकिन उनको नेचुरल इंजीनियरिंग जो है, नेचुरल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी बहुत पसंद है. तो मैं उन्हें बुलाऊं उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन वापस पूछता हूं, क्योंकि बुद्धिस्ट टीचिंग पे बात हुई है. एनीबडी, आई ऑलरेडी मेड इट ईजियर. सेकंड एरो, व्हाट इज सेकंड एरो? बुद्धिस्ट टीचिंग पर ही है. सो बुद्धिस्ट टीचिंग में दोस्तों ऐसा बताया कि यस सर. मुझे जब कुछ क्वेश्चंस मन में आते हैं तो मैं पुराणिक सर को भेज देता हूँ. फर्स्ट एरो इज व्हाट हैपेंस टू यू एंड द सेकंड एरो इज आर नैरेटिव. आर नैरेटिव ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स की एक अपने माइंड की एक कैपेसिटी है. कुत्ते और पेड़ों पौधों में ऐसा नहीं है. हालांकि दीपक खरे सर आप यहाँ बैठे, दीपक खरे सर आने वाले थे अभी, तो पुराणिक सर भी हैं. तो पुराणिक सर से मुझे पूछना पड़ता है कि दिमाग का काम, ये आपका दिमाग कुछ गड़बड़ काम क्यों कर देता है नैरेटिव कर करके. सेकंड एरो इज़ नैरेटिव, कि हम उसके बारे में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो मैं फिर कभी उनसे बात करूंगा. तो दोस्तों वापस इसी बात पे आते हैं. तो मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे. स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं डॉक्टर कुटुम्बले. आइए लेट्स सॉरी, अरे आप डॉक्टर हो चुके हो, आप इतना मेडिटेशन करके आ गए. लेट्स गिव अ बिग हैंड टू आकांक्षा कुटुम्बले. शी इज़ एन इंजीनियर और ये अभी दोबारा एक
ट्रैवल करके आई हैं और मुझे नहीं लगता कि ये साड़ी पहन के ट्रैवल करी होंगी, लेकिन ये साड़ी क्या आप कश्मीर से लेकर आए हो? लुक एट दिस. हाँ, so she is well dressed for this Great Lakes of Kashmir. Let's listen. I'm sure you are going to tell us about Gatsar Pass. Yes, let's please carry on. नमस्कार आप सभी को. मैं इधर से कर सकती हूँ. स्लाइड चेंज करें. ये रहे. This way. Right. This way, ना? So, Mike. Okay, thank you. नमस्कार आप सभी को. सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी डॉक्टर भावेश बंको, डॉक्टर भरत रावत, डॉक्टर लाहौटी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए, और श्याम अग्रवाल अंकल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये प्रेजेंटेशन देने के लिए. उन्होंने कहा कि ट्रैवल के ऊपर तो बात की जाती है, आप एक ट्रैक के बारे में बताइए. तो मैंने ये ट्रैक चूज़ किया, कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक. तो मैं ट्रैकिंग करती हूँ और जितना भी मैंने देखा है इंडिया में उसके बाहर, इससे सुंदर मैंने कुछ नहीं देखा. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. आकांक्षा शर्मा कुटुंबले, जैसा भरत सर ने बताया मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ. मैंने ट्रैकिंग 2017 में स्टार्ट किया था. अभी तक मैंने काफ़ी सारे हिमालयन ट्रैक्स किए हैं, मोर देन 15. और मैंने बेसिक और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया ईयर 2023-2024 में. व्हेन आई वाज 38 ईयर्स ओल्ड, नाउ आई एम 40. एंड स्की कोर्स किया है. उसके बाद एक्सपीडिशन करने के बाद मैं माउंटेनिंग कोर्सेज करने के बाद मैंने 2 इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस किए. माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है, ये मैंने लास्ट ईयर क्लाइंब किया था. और माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, ये मैंने इस साल जनवरी में क्लाइंब किया था. थैंक यू सर. सो वापस मैं हमारे ट्रैक पे आती हूँ. तो ये लाइंस आप सबने सुनी होगी, कश्मीर के लिए कही जाती है, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त. अगर जन्नत है धरती पे कहीं तो यही है, यही है, यही है. आप कश्मीर अगर जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि सच में जन्नत है. और ये जो ट्रैक है ये तो वाकई जन्नत है. तो कश्मीर के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, बस टाइम नहीं है. बस कश्मीर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगी. कश्मीर जो नाम है ये कश्यप मीर से आया है. मीर मतलब लेक, और कश्यप ऋषि के बारे में हम सब जानते हैं. तो ये कश्यप ऋषि की ने इसको लेक को बनाया था. इसे सती सर भी बोलते थे. सती जो शिव की पत्नी है, वो वहाँ पे रहती थी. वहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं शिव पार्वती के, हज़ारों साल पुराने शिव और पार्वती के मंदिर हैं. तो कश्मीर को मैं कहूँगी कि जो हमारा आध्यात्म का पीक था, सर्वोच्च पूरे विश्व में, वो कश्मीर था. अगर कोई भी इंसान मेडिटेशन करता है, अध्यात्म के रास्ते पर है, उसको कश्मीर में वो स्पिरिचुअल वाइब्स फील होंगे, मुझे हमेशा होते हैं. तो कश्मीर ज़रूर जाना चाहिए और ये ट्रैक ज़रूर करना चाहिए. सो ये इस ट्रैक को शॉर्ट में KGL भी बोलते हैं, कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक. और इसके बारे में बस मैं कुछ ही बताऊंगी. ये एंशिएंट सिल्क रूट था, उसका पार्ट हुआ करता था. पहले यहाँ पे मिलिटेंसी थी, POK से मिलिटेंट्स इसी रूट से एंटर होते थे, और भी जगहों से एंटर होते थे. तो ये ट्रैक ओपन नहीं था टूरिस्ट के लिए, सिर्फ लोकल्स जाते थे. बट फिर ये ओपन हुआ. अभी काफ़ी सालों से चल रहा था, बट पहलगाम अटैक के बाद में अगेन इट इज़ क्लोज्ड. कश्मीर के सारे ट्रैक्स अभी बंद हैं, बट ये ट्रैक काफ़ी टाइम तक ओपन था टूरिस्ट के लिए. मैंने 2021 में ये ट्रैक किया था.
तो रीज़न्स टू डू दिस ट्रैक, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये सबसे सुंदर ट्रैक है, इससे ज़्यादा बड़ा रीज़न कुछ नहीं हो सकता। इसमें आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे विष्णु सर, नेम आप देखेंगे तो हिंदू गॉड के नाम पे है, विष्णु सर, कृष्ण सर, गढ़ सर, सत सर, गंगबल, इसको कश्मीर की गंगा कहा जाता है, नंदकोल जो नंदी के नाम पे है। तो बहुत सारे लेक्स दिखते हैं, मेजर लेक्स ये है जो हमने देखे थे। तो इसके अलावा आप 3 हाई पासेस क्रॉस करते हैं। दिस ट्रैक इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रैक। 3 हाई पास क्रॉस करते हैं, ऑल्टीट्यूड इज़ अराउंड 14,000 फीट। उसके अलावा 5 डिफरेंट वैलीज़ में आप जाते हैं और यहाँ पे आप माउंट हरमुख देखते हैं सेकेंड लास्ट डे। तो माउंट हरमुख को कश्मीर का कैलाश कहा जाता है। हरमुख यानी हर मुख, हर फेस उसका सेम है, तो इसलिए हर मुख सब फेस से सेम दिखता है। आप शेप देखेंगे तो वैसे ही कैलाश जैसा ही पिरामिड दिखता है। तो लोकल्स बिलीव करते हैं कि जो हिंदूज हैं वो बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं जा सकता। 2 K2 का ऑब्जर्वेशन यहीं से लिया था ब्रिटिशर्स ने, बट लोकल्स बिलीव कि अगर आप माउंट हरमुख गए हैं, एक्सपीडिशंस भी जाते हैं, तो आप उस पॉइंट पे नहीं गए हैं, आप कहीं और गए, क्योंकि वहाँ आप नहीं जा सकते, वहाँ पे शिव और पार्वती रहते हैं। तो लोकल स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये कश्मीर का कैलाश है। और गंगबल लेक जो सेकेंड लास्ट डे आती है, इसको कश्मीर की गंगा कहा जाता है। यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित थे वो अस्थियाँ विसर्जित करते थे। तो ये हरमुख गंगबल यात्रा जाती थी। गंगबल जो लास्ट डे आता है, जहाँ से हम उतर के नीचे पहुँच जाते हैं, ट्रैक ख़त्म होता है, तो नारानाग, तो नारानाग लास्ट पॉइंट आता है जब ये ट्रैक ख़त्म होता है। तो नारानाग का ओरिजिनल नेम नारायण नाग था। ये भी तीर्थ माना जाता था जो ऋषि वशिष्ठ ने बसाया था। तो उसके पास से एक रिवर जाती है जिसको नारायण नाग रिवर बोलते थे, अभी नारानाग बोलते हैं। तो ये हरमुख गंगबल यात्रा नारानाग से शुरू होके गंगबल तक जाती थी। तो ये हर साल होती थी। हम जब गए थे तब वहाँ पे एक गंगबल पे एक मंदिर था देवी का, मैं गई थी वहाँ पे, और एक टूटा सा शेड था क्योंकि यात्रा अब होना बंद हो गई थी, बट इस साल वापस से वो यात्रा हुई है। सो ये ट्रैक सिर्फ सुंदर नहीं है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ हिंदुइज़्म से जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। ये टेंपल है नारानाग में जो लास्ट डे आएगा। तो ये एक टेंपल है जो इंटैक्ट है, शिवा टेंपल, बाकी सब रूइंस है। सो यहाँ पे और आपको K2 माउंटेन दिखता है, नंगा पर्वत दिखता है जो POK में आता है। उसके अलावा बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे, बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ दिखाई देगी। सो वो बाकी ट्रैक्स के जैसे आपको दिखता है। ये कुछ मैंने फ्लावर्स के फ़ोटोज़ लिए थे, ब्लू पॉपी, बहुत सारे फ्लावर्स थे। एक गनूला होता है, वो बहुत कॉमन है, आपको हर जगह दिखता है। सो अब मैं आइटनरी ट्रैक की बताती हूँ। तो डे 1 में आप श्रीनगर से शितकड़ी जाते हैं, ये सोनमर्ग में आता है। शितकड़ी ये ट्रैक सोनमर्ग में है। तो श्रीनगर से आप शितकड़ी जाते हैं एंड डिस्टेंस अराउंड 90 किलोमीटर्स, ऑल्टीट्यूड शितकड़ी पे 7,800 फीट है। तो आप इसमें हम लोग रुके थे रैनाबारी। सो रैनाबारी इज़ इन ओल्ड श्रीनगर, जिसको डाउनटाउन कहा जाता है। तो श्रीनगर में डल लेक जो है वो तो न्यू श्रीनगर है, दिस इज़ ओल्ड श्रीनगर। तो रैनाबारी, तो वहाँ पे कश्मीरी पंडित जिनका सरनेम रैना होगा वो रहा करते होंगे, इसीलिए उसका नाम रैनाबारी है। सो दिस एरिया वॉज फेमस फॉर स्टोन पेल्टिंग वंस अपॉन अ टाइम। सो वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते नहीं थे, बट हमारा वही पिकअप पॉइंट था। सो हम लोग रैनाबारी गए थे। तो आप जब जाते हैं श्रीनगर से तो आप गंडेरबल, इसको लोकल गंदरबल बोलते हैं, गंदरबल, मम्मर, गुंड, कुलर, गगनगीर, कंगन होते हुए आप सोनमर्ग जाते हैं। तो अभी वहाँ पे टनल बन गया है, पहले टनल नहीं था, एक ब्रिज था। तो सिंध रिवर आपके अलॉन्ग चलती थी, अभी आप वो सिंध रिवर नहीं आती, आप टनल में चले जाते हैं। तो सिंध रिवर से फिर एक ब्रिज आता है, वो आप क्रॉस करते हैं तो आप सोनमर्ग पहुँच जाते हैं। बट और वहीं पर उस ब्रिज पर ही शितकड़ी विलेज है। तो हमने वो ब्रिज क्रॉस नहीं करा, हम सीधे चले गए और हमारी कैंप साइट, उसका नाम शितकड़ी था, वहाँ पहुँच गए। सो दिस इज़ आवर कैंप साइट। सो ये जो है निचनई रिवर है, ये आगे चल के सिंध रिवर में मिलती है, जो हमें सोनमर्ग तक हमारे साथ थी। ओके, यहाँ पे ऊपर ताजीवास ग्लेशियर है, ये सोनमर्ग टाउन है एंड दिस वाज आवर कैंप साइट। यहाँ पे आप ये जो फ्लावर्स है, ये गनूला फ्लावर्स है जो मैंने बताया, बहुत सारे थे। ये मॉर्निंग में, नेक्स्ट मॉर्निंग डे 2 पे मैंने ये वीडियो बनाया था। दिस वाज आवर फर्स्ट कैंप साइट। तो इज़न ट्रैक नहीं था, ये सुबह चाय पीते हुए मैंने फ़ोटो लिया था। पीछे ताजीवास ग्लेशियर है।
सो फर्स्ट डे हम श्रीनगर से सोनमर्ग पहुँचे, शितकड़ी जो हमारी कैंप साइट थी। सो उस दिन कोई ट्रैकिंग नहीं था। फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होता है डे 2 से। टोटल 7 डेज़ का ट्रैक है ये। तो डे 2 पे आप शितकड़ी से निचनेई कैंप साइट जाते हैं, तो शेखदूर होते हुए, जिसे टेबल टॉप भी बोलते हैं, वहाँ पे एक ढाबा है। तो कैंप्स ऑल्टीट्यूड आप गेन करते हैं 7,800 फीट से 11,500 फीट, और डिस्टेंस इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स। सो ये डिटेल्स है, बट मैं ये स्किप कर रही हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है। सो दिस इज़, हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। वहाँ पे एक आर्मी कैंप था, वो आपको मिलता है बहुत जगह जब आप कश्मीर में ट्रैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको देखा था। फिर यहाँ से सोनमर्ग टाउन दिख रहा था, ब्यूटीफुल, और रास्ते में आपको अमरनाथ पीक भी दिख रहा था। तो ये हमने चलना स्टार्ट किया। आज का दिन कंपैरेटिवली ईजी था क्योंकि ऑल्टीट्यूड सिर्फ 12,000 फीट था, ज़्यादा नहीं था। एंड ट्रेल वॉज अ रोलिंग ग्राउंड, बहुत स्टीप नहीं था। सो इसके बाद हमने एक फॉरेस्ट सेक्शन में एंटर किया। बहुत सारे अलग अलग ट्रीज़ थे जो मैंने लिखा है यहाँ पे। हिमालयन भोजपत्र जिसे बोलते हैं, एक पूरा फॉरेस्ट था जिसमें भोज ट्री थे, जो आपको पता होगा, जिस पे पहले लिखा करते थे। तो ये हमारी कैंप साइट थी, निचनेई कैंप साइट। तो इसमें हम निचनेई रिवर के अलॉन्ग चलते हुए निचनेई कैंप साइट पहुँचे थे। अभी तक हमने कोई लेक नहीं देखा था। सिंध रिवर देखा, निचनेई रिवर देखा, और ये निचनेई कैंप साइट पहुँचे हम। दिस इज़ द कैंप साइट। सो एक तरफ ग्रीन माउंटेन्स थे और एक तरफ लेह के जैसे माउंटेन्स थे। इट वाज ब्यूटीफुल। तो अभी आपको दिखेगा, मैं वो पिक्चर्स लेने का ट्राई कर रही थी जो अलग अलग शेप्स दिख रहे थे रॉक के ऊपर। कहीं किला था, कहीं सिंहासन था, और अभी वो रॉक्स दिखाई देंगे। दिस वाज आवर कैंप साइट। दिस माउंटेन देखिए, इसमें ये फोर्ट जैसा शेप है, और कहीं तो ऐसा लग रहा था सिंहासन है, कहीं पे अलग अलग ऐसे शेप्स बने थे नेचुरली। सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल रॉक। एंड हम लोग यहाँ पे आने के बाद में जो यूजुअल थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। दिस इज़ माई हस्बैंड हु इज़ सिटिंग नाउ। सो फिर डे 3 पे यहाँ से निचनेई कैंप साइट से हमको विष्णु सर लेक जाना था। ये पहला लेक था हमारे ट्रैक का। सर का मतलब लेक होता है, और बल भी लेक बोलते हैं। गंग बल इज़ ऑल्सो अ लेक, विष्णु सर इज़ लेक। सो डल इज़ इटसेल्फ अ लेक। सो ये नाम है कश्मीरी में लेक को, ये इस नाम से बुलाते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, हमारे 3 पासेस है इसमें, हाई पासेस। तो दिस वॉज द फर्स्ट हाई पास, जिसका नाम है निचनेई पास। 13,500 फीट ऑल्टीट्यूड था, डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स। ये डिफ़िकल्ट था। इसके पहले का दिन कंपैरेटिवली इजी था, हमने कोई पास क्रॉस नहीं किया था। इस दिन हमको पास क्रॉस करना था। सो दिस वाज अ स्टीप एसेंट, काफ़ी स्टीप था। सो ये हम लोग सुबह उठ के अपना टेंट को अनपिच कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में अलाउड नहीं है। बाकी जगह आप अपने टेंट को छोड़ के जा सकते हैं, हिमाचल में या पहलगाम में, पर कश्मीर में आपको अनपिच करना पड़ेगा, आप टेंट छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये सुबह अनपिच कर रहे हैं हम। वो जो एक गए वहाँ से, वो बकरवाल हैं, लोकल कश्मीरी जो भेड़ को चराते हैं उनको बकरवाल बोलते हैं। आपको बहुत सारे दिखेंगे। और जो गाय भैंस पालते हैं उनको गूजर बोलते हैं। तो इस रूट पे गाय भैंस, गूजर ने हमको बकरवाल दिखे थे बहुत सारे। उनके घर होते हैं और आपको मिलते रहते हैं वो रास्ते में। सो दिस इज़ द निचनेई पास। सो ये पास पे हम नीचे से हम यहाँ तक, इस पॉइंट तक चढ़े पहले, तो नीचे तक जहाँ पे हमारा कैंप साइट था नीचे था। फिर ये पास भी इतना बड़ा था कि ये भी क्रॉस नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे एक ढाबा था बकरवाल का। सो वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, फिर हमने चलना स्टार्ट किया। फिर यहाँ से हमें नीचे जाना था, तो देयर वॉज स्नो लकीली, तो मैं स्लाइड करके गई थी। दिस इज़ मी स्लाइडिंग डाउन। मस्त जा रही है। दिस इज़ माई हस्बैंड। वेरी नाइस। सो फिर हमने विष्णु सर की तरफ चलना स्टार्ट किया। सो इसके बाद में जो मैंने स्लाइड डाउन किया, उसके बाद में फ्लैट टेरेन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, रोलिंग हिल्स थे। फिर जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, ये लेक हमको दिख रही थी, पहली लेक विष्णु सर। सो ये लेक दिखना स्टार्ट हुई। हमारा जो कैंप था वो इधर था, इस साइड एक्सट्रीम क्रॉस करके यहाँ जाना था। सो
स्ट्रीम क्रॉस करके हम अपने कैंप साइट पहुँचे। वहाँ से लेक्स नहीं दिख रही थी, बट थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने वापस से डिसाइड किया कि लेक पर जाएंगे। सो दिस इज़ द इवनिंग व्यू, विष्णु सर लेक। That's me. This is a video. Statue, okay. एंड फिर रात को हम लोगों ने स्टार गेजिंग किया। ये मेरे एक ट्रैक मेट है, उन्होंने ये मुझसे शेयर किया था। सी another one, this one. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डे 4 हमको विष्णु सर कैंप साइट से गटसर जाना था। तो गटसर इज़ अ लेक, और वो जो पास है जो हमें क्रॉस करना था उसको गटसर बोलते हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट डे था, तो यही सबसे मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी स्टीप क्लाइंब है। ऑल्टीट्यूड इज़ 13,800 फीट इस पास का। तो ये सेकेंड हाई पास है, पहला निचनई पास था, सेकेंड इज़ गटसर पास। सो यहाँ बहुत लोग विष्णु सर तक आते हैं और वो नीचे वापस चले जाते हैं क्योंकि फॉर सम रीज़न बारिश है तो आप गटसर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ माई ट्रैकमेट उसको फ्रैक्चर हो गया था बिकॉज इट्स ए रिस्की पास, अगर बारिश है तो नहीं क्रॉस करना है। तो काफ़ी लोग विष्णु सर तक आते हैं, शीतकड़ी से विष्णु सर तक आते हैं और देन वापस चले जाते हैं, यहाँ क्रॉस नहीं करते हैं। सो डिस्टेंस वॉज 16 किलोमीटर्स। दिस डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमने चलना स्टार्ट किया, वापस हम लोग विष्णु सर पे पहुँचे। See the reflection of the mountains in the lake. See, this is the Gatsar Pass. I was breathless. So this is Vishnu sir. That's me, I think so. This was one of my trackmates. That is here is my husband, always ahead of everyone. So ये जो है ये विष्णु सर लेक है। ओके, हमारा कैंप इधर था, हमने वहाँ से हम आए थे, यहाँ पीछे से आए थे, कैंपिंग इधर था। तो फिर हमने यहाँ से वापस चलना स्टार्ट किया। ये विष्णु सर लेक है, इससे आधा किलोमीटर ये कृष्ण सर लेक है। तो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया। कृष्ण सर लेक के बारे में एक लोकल गाइड जो थे उन्होंने एक स्टोरी बताया कि यहाँ पे हर फ्राइडे को एक सी हॉर्स ऊपर आता है जिसके सर पे लैंप लगा होता है। सो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, वहाँ फेरीज आते हैं और वैसे सब स्टोरीज़ लोकल बताते हैं। सो ये पास है, पास पे ऊपर पहुँच रहे हैं एंड दिस इज़ द पास, मी एंड माई हस्बैंड। और ये इस तरफ आपको कृष्ण सर लेक दिखाई दे रही है। लोकल इसे किशन सर बोलते हैं, उसे विशन सर बोलते हैं, बट इट्स कृष्ण सर एंड विष्णु सर लेक। एंड दिस साइड आपको ये 3 लेक्स दिख रही थी। दिस इज़ यम सर, इसका नाम नहीं था, लोकल ने बताया नहीं। एंड दिस इज़ द गटसर लेक। तो हमको यहाँ जाना है। ये ट्रैक की सबसे सुंदर लेक है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। बहुत लोग दूसरी साइड से भी अगर चलते हैं जहाँ से हम उतरेंगे नारानाग, तो वो भी गंगबल तक जाके वापस चले जाते हैं, और जो यहाँ से आते हैं शीतकड़ी से वो भी विष्णु सर तक जाते हैं। तो ये लेक इज़ वेरी प्रिस्टाइन क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ आते नहीं हैं, लोकल्स भी नहीं आते हैं क्योंकि ऐसा बिलीव करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा स्टोरी ऑक्टोपस रहता है जो एनिमल्स को खींच लेता है, तो ज़्यादा लोकल्स भी बकरवाल्स नहीं देखे वहाँ पे। सो दिस इज़ द वैली। जैसे जैसे हमने चलना स्टार्ट किया यहाँ से और जैसे हम गटसर के पास पहुँचने लगे, सो दिस इज़ द गटसर वैली। इसको वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ द गटसर लेक। So it was the most beautiful lake. See, this is one video. फिर आगे हमने चलना स्टार्ट किया और ये हमारा गटसर कैंप साइट। यहाँ पे आए, स्ट्रीम क्रॉस किया। रिवर क्रॉसिंग तो आपको कई बार करना पड़ता है ट्रैक्स में। फिर यहाँ पे एक आर्मी का कैंप था, और भी जगह हमने देखे थे बट वहाँ कोई था नहीं, अबंडेंट कैंप था। बट क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर में 2021 में किया था मैंने ट्रैक, तो सिचुएशंस वर गुड, तो नहीं थे, कोई नहीं था उस आर्मी कैंप में, पर आपको दिखते हैं।
अब नेक्स्ट डे, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे, डे 4, जिसमें हमें गटसर पास क्रॉस करना था। फिर नेक्स्ट डे हमको गटसर कैंप साइट से सतसर कैंप साइट जाना था। सतसर, सर इज़ अगेन लेक, सत मतलब 7 लेक्स हैं वहाँ पे, तो उसको सतसर बोलते हैं। सतसर पास हमें क्रॉस करना था। तो दिस वाज नॉट अ पास, मतलब जो मैंने 3 पासेस बताए थे उसमें से आई डिडंट काउंट दिस बिकॉज इट वाज 12,000 फीट ओनली, सो इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट वन। डिस्टेंस वॉज 12 किलोमीटर्स, तो कंपैरेटिवली ये डे ईजी था एज़ कम्पेयर टू द लास्ट डे। सो दिस इज़ द बेस ऑफ दैट पास। तो यहाँ पे छोटा सा सक्शन क्रिएट हो रहा था, हवा फेस हो रही थी फील्ड, और पास में रिवर था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पे एक यूनिक चीज़ थी कि जब हमने चढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब था हमारे लास्ट कैंप साइट से, और फिर रास्ते में हमने क्रेटर्स देखे। काफ़ी सारे आर्मी के बंकर्स थे जहाँ कोई नहीं था, और क्रेटर्स थे। तो लोकल, और यहाँ से नंगा पर्वत दिख रहा था जो POK में आता है। तो गाइड ने बताया, लोकल गाइड ने, कि क्रेटर्स बॉम्बिंग से बने हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से बॉम्ब गिराया गया है। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू सी दोज क्रेटर्स, मतलब आप उनके पास से निकल रहे हैं और देयर इज़ अ क्रेटर। सो इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। फिर ये इसके ऊपर पास था, तो पास क्रॉस किया, एंड देन दिस वाज द फर्स्ट लेक ऑफ सतसर ग्रुप। इट वाज सो गुड टू सिट हेयर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दैट्स मी, सी दिस लेक। और थोड़ा आगे चल के एक और लेक आई, और फिर उसके बाद हमने वो ग्लेशियर को भी क्रॉस किया जहाँ से इन लेक्स में पानी आ रहा था। सो दिस इज़ द सतसर कैंप साइट। सो ये सबसे ठंडा कैंप साइट माना जाता है इधर, और सबसे ठंडा था भी। कुछ लोग यहाँ से आगे गंगबल नहीं जाते हैं और यहीं से सीधा नारानाग उतर जाते हैं, जो लास्ट डे आता है, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ इश्यूज़, माउंटेन सिकनेस हो गया है, सो दे कैन गो डाउन फ्रॉम हेयर डायरेक्टली। आगे कैंप साइट यहाँ से ऑप्शन है, क्योंकि ट्रैक्स में आपको हर जगह से रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है। देयर आर सम पर्टिकुलर पॉइंट्स, सो इधर से आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे स्किप कर सकते हैं। सो इसके बाद सतसर कैंप साइट में सतसर ग्रुप 7 लेक्स हैं, बट हमको अभी 2 ही दिखी थे, और आसपास और भी बहुत लेक्स थी, बट हर लेक तक हम नहीं गए। बट 2 लेक्स जो थी, जो सबसे सुंदर लेक थी, वो हमारे कैंप से अराउंड 1-2 किलोमीटर्स ऊपर थी, तो हम लोग वहाँ गए, थोड़ी देर रेस्ट किया। सो दिस इज़ द लेक, सो आई विल शो यू द वीडियो। लेक है नहीं जो वाटरफॉल आ रहा है। It was very beautiful. I cannot explain the beauty. अभी in words. वापस फॉग आ रहा है। इसमें लास्ट ओके, यहाँ पर इसके ऊपर एक लेक और था जो फ्रोज़न था, और वहाँ से पानी यहाँ पे आ रहा था। तो ये 2 लेक्स हमने देखे थे, और बाकी और भी लेक्स थे बहुत सारे आसपास, बट जो हमारे रूट में आए, हमने सिर्फ 4 लेक्स देखे थे। दिस इज़ द सतसर कैंप साइट, दिस इज़ द कैंप साइट, दिस इज़ द कैंप साइट। एंड देन द नेक्स्ट डे, सेकेंड लास्ट डे, सतसर कैंप साइट से हमें गंगबल जाना था, जो मैंने आपको बताया जैसे कश्मीर की गंगा बोलते हैं। बल इज़ लेक, सो गंगबल इज़ अ लेक। और जो हमें पास क्रॉस करना था, दैट वाज जज पास। दिस इज़ अगेन, दैट इज़ द थर्ड पास, जो थर्ड हाई पास था, वो ये था। फर्स्ट वन ऑन निचनई, देन गटसर, देन जज पास। Satsar pass, I didn't consider that as a pass. So this is that third pass. So altitude was 13,500 feet. So we started. इतना comparatively इतना difficult day नहीं था ये. This pass was not difficult, as difficult as Gatsar. So हाँ ये सेक्शन जो था, ये थोड़ा आई थिंक 1.5 से 2 किलोमीटर्स था, और जैसे हमने चढ़ना स्टार्ट किया, पूरा बोल्डर सेक्शन क्रॉस करना था, तो ये थोड़ा सा था मुश्किल। आई मीन थोड़ा सा था ये डिफ़िकल्ट। फिर ये जज पास पे पहुँचे, इसके बाद थोड़ा सा रोलिंग टेरेन था, ये क्रॉस किया। फिर जब इसके बेस पे पहुँचे जज पास, तो क्लाइंब था, बट नॉट एज डिफ़िकल्ट लाइक गटसर। सो ये पास है, और यहाँ से जो व्यू दिखा था वो ये है। क्लाउड्स थे। दिस इज़ द गंगबल लेक, दिस इज़ नंदकोल लेक, और जो इनके बीच में यहाँ पे माउंटेन है, दैट इज़ द माउंट हरमुख, जिसको कश्मीर का कैलाश बोलते हैं। सो इन दोनों लेक्स के बीच में है वो, तो वो दिख नहीं रहा। और भी आसपास लेक्स थे छोटे छोटे, बट उस दिन फॉग था तो दिखा नहीं हमको ज़्यादा। सो
दिस इज़ नंदकोल लेक, मैं भी वीडियो प्ले करूँगी। इसके इस तरफ गंगबल था, जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक टेम्पल था देवी का जहाँ मैं गई थी। एक टूटा सा शेड था क्योंकि वहाँ पे वो यात्रा आती है और उसी से फिर कनेक्ट होके स्ट्रीम यहाँ पे मिलती है। दिस इज़ नंदकोल लेक, इसका नाम नंदी के नाम पे है। सो दिस लेक वॉज सेकेंड मोस्ट ब्यूटिफुल लेक फॉर मी आफ्टर गटसर। सो नंदकोल लेक से हमको हमारे कैंप साइट जाना था, तो हमारा कैंप साइट के लिए थोड़ा सा दूर था, तो हमें ये क्रॉस करना था, ये लेक क्रॉस करना था। तो एक दिस इज़ नंदकोल लेक, यही फ़ोटो मेरा कवर फ़ोटो है। एंड यहाँ पे माउंट हरमुख है, दिस इज़ माउंट हरमुख, और उस तरफ गंगबल है, ये नंदकोल है। सो ये एक छोटा सा वुडन लॉग है, इसको हमको क्रॉस करना था। ओके, मेरा वीडियो तो नहीं है, ये एक ही वॉज इन एयरफोर्स, शमशेर इनका नाम था, तो ये क्रॉस कर रहे हैं। तो नीचे पानी काफ़ी था। सो उसी साल एक ट्रैक लीडर और एक ट्रैकर का डेथ हुआ था क्योंकि वो गिर गए थे, और ये नीचे चला जाता है काफ़ी ना, डीप डाउन इट गोज़ इनटू द वैली। सो आई डोंट नो क्या हुआ था, बट इसमें काफ़ी केयरफुल रहना था। He was crossing without support. He was in Air Force. शमशेर नाम था उनका। He was a very senior person. हाँ किया ना, बट मेरा वीडियो नहीं है, बट किसी ने बनाया नहीं, मैं सबका बना रही थी। हाँ, हाथ पकड़ के आए थे, ये हाथ पकड़ के नहीं आए थे, हम सब हाथ पकड़ के आए थे। हाँ नहीं, कोई नहीं गिरा। सो दिस इज़ आर गंगबल कैंप साइट। सो यहाँ पे ये है हरमुख, आप देखेंगे कैलाश जैसा दिखता है, ये माउंट हरमुख। यहाँ पे नंदकोल है, इसके उस साइड गंगबल है, और यहाँ से हम स्ट्रीम क्रॉस करके लेक आए थे, और ये हमारा कैंप साइट था। सो देन दिस वॉज द लास्ट डे। गंगबल से हमको नारानाग जाना था, जो मैंने आपको पहले बताया, नारायण नाग जिसका ओरिजिनल नाम है, जो ऋषि वशिष्ठ ने बसाया था। सो इस दिन तो हमको सिर्फ डिसेंट था, ऑल्टीट्यूड लूज़ करना था। 11,500 फीट से हमको 7,450 फीट जाना था। डिस्टेंस वॉज 13 किलोमीटर्स। सो दिस डे वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बट लास्ट 3-4 किलोमीटर्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। एकदम स्टीप डिसेंट था, पेबल्स थे, तो पैड स्लिप हो रहा था, और इट वॉज वेरी टफ ऑन नीज। सो दिस इज़ द मॉर्निंग टाइम। बारिश हो रही थी, तो हमें थोड़ी देर रुकना पड़ा, बट सी दिस व्यू, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। सो हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमें एक आर्मी चेक पोस्ट मिला, उन्होंने हमारे आईडीज़ भी चेक करे, हमने सबने राष्ट्रगान भी गाया, और हमने स्टोरीज़ भी सुने कि हरमुख पे लाइट्स दिखते हैं और वहाँ पे फेरीज़ का डांस होता है, ये सब लोकल ने हमको वहाँ पे स्टोरीज़ भी बताए थे। तो फिर फ्लैट वॉक था, स्ट्रीम क्रॉस किया, एंड देन हम ये फॉरेस्ट सेक्शन में एंटर हुए। दिस इज़ द लास्ट डे। एवरी डे वॉज ब्यूटिफुल, एवरी डे, हर दिन पहले से ज़्यादा अच्छा था। सो सी दिस व्यू। See, this was the forest. This is, व्यू वॉज अमेजिंग, ऐसा लग रहा था रुक जाओ नहीं यहाँ से, हर जगह इतनी सुंदर थी। एंड दिस वॉज द स्टीप सेक्शन। ये जो है, ये नारानाग रिवर है, नारायण नाग, यहाँ पे नारानाग टाउन है, और यहाँ से हमको नीचे उतर के जाना था। तो ये बहुत स्टीप डिसेंट था। इससे पहले तो थोड़ा रोलिंग हिल्स था और ज़्यादा फ्लैट टेरेन ही था, बट यहाँ से हमें नीचे जाना था। और लकीली बारिश हुई थी, तो जो पेबल्स थे वो सेट हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा स्लिप नहीं हो रहा था, पर दिस पैच वॉज डिफ़िकल्ट।
फिर यहाँ से उतर के हम पहुँचे नारानाग विलेज में, वहाँ लोकल्स थे काफ़ी सारे। और जो मैंने आपको बताया दिस टेम्पल, आई कुडंट टेक वीडियोज़ एंड पिक्चर्स दैट टाइम क्योंकि नीचे उतर के हमारा गाड़ी आ गया था जो हमारी ट्रैकिंग कंपनी ने बुलाया था और हम लोग सब चले गए थे। सो मैं फ़ोटो ज़्यादा ले नहीं पाई, बट इट्स अ विलेज, यहाँ पे आसपास लोकल घर हैं और ये सारे टेम्पल्स रूइंस है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है, बट कुछ लोग आते हैं, यहाँ पे भी रुक सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर दिस प्लेस। सो मैंने सोचा था करूँगी, बट मैं अभी तो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस पहलगाम अटैक के बाद। सो दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ द ट्रैक। आई वुड सजेस्ट कि 7 दिन का ये ट्रैक है, सो ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि 75 किलोमीटर्स आपको 6 डेज़ में कवर करना है विद एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 12.5 किलोमीटर्स इन अ डे। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नॉर्मली यही फॉलो करते हैं सारे लोकल ट्रैकिंग कंपनीज और नेशनल ट्रैकिंग, सो इट वुड बी बेटर क्योंकि वो इतना सुंदर है, बट आप इतने थके हुए होते हैं कि आप ज़्यादा ब्यूटी देख ही नहीं पाते, यू आर वेरी टायर्ड। सो आई वुड से फॉर दिस यू नीड अ गुड फिटनेस, एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स आपको 3 या 4 बार वीक में रनिंग करना है 8 या 8.5 के पेस से, देन यू कैन एन्जॉय द व्यूज़, एल्स यू विल बी टायर्ड। एंड माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस रहते हैं। माउंटेन सिकनेस जो आपको ऑक्सीजन की कमी से हेडेक, नौशिया, फीवर सब होता है क्योंकि ऑल्टीट्यूड यू आर गेनिंग 14,000 फीट और आप वहाँ रुक रहे हैं, आपका नहीं आप वो क्रॉस करके आ रहे हैं तो भी आप 12,000 फीट पे आप रुक रहे हैं, तो 12,000 फीट इट्सेल्फ इज़ अ गुड ऑल्टीट्यूड जहाँ पे एमएस हो सकता है। और बारिश होती है तो ये ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बेस्ट वेदर आई वुड सजेस्ट टू गो इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और सेकेंड। पीक मानसून में नहीं जाइए, जब अगस्त मिड में या जुलाई एंड में, लास्ट वीक ऑफ अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक, उसके बाद जाएंगे तो मेडोज़ ख़त्म हो जाएंगे, येलो होने लग जाएगा तो उतना सुंदर नहीं रहेगा। सो बारिश होती है, बहुत होती है, इसलिए आप जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक, मैं जुलाई फर्स्ट वीक में गई थी, तो आई वुड सजेस्ट टू गो इन दिस दैट वीक ओनली। इस ट्रैक को आप 2 साइड से कर सकते हैं। हमने शीतकड़ी से शुरू किया था, नारानाग पे ख़त्म किया था। कुछ लोग नारानाग से शुरू करते हैं, शीतकड़ी पे ख़त्म करते हैं, दोनों सोनमर्ग में आते हैं, पूरा ये ट्रैक सोनमर्ग में ही आता है। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। गडसर तक ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, गडसर बहुत ही सिक्लूडेड है। सो इट्स आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, नारानाग से भी आप चढ़ सकते हैं, शीतकड़ी से भी आप चढ़ सकते हैं। एंड सम टिप्स, आप वुलन्स और जैकेट्स लेके जाइए जो आप सब ट्रैक्स में लेके आते हैं, सॉक्स पेयर्स के एक्स्ट्रा लेके जाइए। जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सारे टिप्स वो ही हैं जो ट्रैकिंग में होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शेपर्ड डॉग से सावधान रहिए क्योंकि अनलाइक हिमाचल एंड उत्तराखंड, यहाँ के शेपर्ड डॉग्स बहुत ख़तरनाक होते हैं, यहाँ के और लेह के, क्योंकि उनको ट्रेन किया जाता है शीप्स के लिए, बकरवाल जो होते हैं उनके पास ही रहते हैं। तो जहाँ भी आपको शेपर्ड डॉग दिखे अपने ग्रुप में रहिए, कभी भी किसी डॉग के पास नहीं जाइए, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दे आर वेरी डेंजरस। और एक बाइनोकुलर लेके जाइए, आपको गोल्डन ईगल दिखेगी, हिमालयन वल्चर हमने ये सब देखा था, मर्मोट दिखा था। गोल्डन ईगल तो आपको कश्मीर में भी दिखेगी, आप कहीं भी जाइए गोल्डन ईगल इज़ अ कॉमन साइटिंग, पर हिमालयन वल्चर यहाँ पे दिखता है। हमने देखा था 5th डे जब हम जज पास जा रहे थे, और मर्मोट देखा था जब हम विष्णु सर से ऊपर चढ़ रहे थे। सो बाइनोकुलर लेके जाएंगे तो अच्छा है। एक बफर डे ज़रूर रखिए अपने साथ क्योंकि कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशंस ऊपर नीचे हो सकती है, सो देयर शुड बी बफर डे। एंड आईडी कार्ड्स होना चाहिए, आपको परमिशन लेना पड़ता है इस ट्रैक के लिए और आपके आईडीज़ भी चेक किए जाते हैं। ट्रैक सेफ़ है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत सारे बकरवाल्स थे वहाँ पे, हम उनके घर चाय पीने गए तो ऐसा नहीं लगा कि अनसेफ है, बट अभी तो ये क्लोज़ है, तो मे बी जब भी ओपन होगा आई वुड सजेस्ट यू शुड ऑल्सो डू दैट। कश्मीर में और भी बहुत ट्रैक्स है, जैसे नाफरान वैली है और सर ने किए हैं ट्रैक ना, नाफरान वैली है, देयर आर मेनी ट्रैक्स जो बुधपत्री है, पहलगाम साइड से जाते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट beautiful trek in Kashmir. Thank you. थैंक यू सो मच। दोस्तों, यकीन है कि आपको ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस पसंद आए। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू बोथ दिस 2 वंडरफुल स्पीकर्स एंड ऑल द एफर्ट दैट दे हैव मेड। तो हम आपको वापस बुलाएंगे थोड़ी देर में आपसे कुछ पूछने के लिए।
लेकिन आपने ये बताया कि कश्मीर का भी एक माउंट कैलाश है और कश्मीर की भी एक फ्लावर ऑफ वैली है। फ्लावर ऑफ वैली वैसे ओरिजिनली आपको पता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में है और ये बहुत खूबसूरत। दोस्तों आप एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं, बहुत सारे जानवर विश्व के एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वो दूसरी जगहों पे हो सकता है न पाए जाएं। इसी तरह से एक बहुत खूबसूरत जानवर है पेंगुइन। आप में से कई लोगों को पता है कि पेंगुइन साउथ में ज़्यादा मिलता है या नॉर्थ में ज़्यादा मिलता है? साउथ में ज़्यादा मिलता है, सिर्फ साउथ में ही मिलता है, इक्वेटर के नीचे नीचे ही मिलता है, ऊपर नहीं मिलता है। उसका एक एक्सेप्शन है थोड़ा बहुत, और वो क्या है? हाँ ऑफ कोर्स, किसने बोला ये? उनको पता ही है कि भैया तीसरा टॉपिक यही है, गैलापागोस। ऑफ कोर्स, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू हर। या डेफिनेटली, सो दिस इज़ वन एक्सेप्शनल प्लेस। अदरवाइज पेंगुइन्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पर ऑफ कोर्स कोल्ड करेंट्स हों, उनकी पसंदीदा मछलियाँ हों, खाने को अच्छा मिले और वाइल्ड एनिमल्स वगैरह ना मिलें और वो सुरक्षित रहें। तो थोड़े से आलसी जीवन होता है उनका, लेकिन वो दे आर डेलिकेट animals and they are only seen near Antarctica and few other areas but all below equator. They are not seen above. एक टॉर्टोइस कितना बड़ा हो सकता है? हाँ जी, मतलब 2 फुट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 50 किलो, 100 किलो। The heaviest tortoise ever recorded was around 450 kilograms. 450 kilograms. अब ऐसी अजीबोगरीब जगह और ऐसी अजीबोगरीब जानवरों को देखकर हमको आके बताने वाले सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र लाहोटी सर हो सकते हैं। लाहोटी सर प्लीज़ बताइए इस जगह के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आप लोगों को पहाड़ों से हटकर समुद्र की तरफ ले चलता हूँ, देश के बाहर ले चलता हूँ। इससे कहाँ से कैसे क्या करते हैं? ओके, कितने लोग यहाँ से इक्वेडोर गए हुए इस हॉल में? कोई गया है इक्वेडोर? ओके, गुड। इक्वेडोर साउथ अमेरिका में ऑन द वेस्ट साइड ये जगह है और गैलापागोस आइलैंड्स यहाँ से भी 1000 किलोमीटर वेस्ट में पैसिफिक आइलैंड में है। जाने के लिए हम लोग पहले दिल्ली गए, दिल्ली से एम्स्टर्डम फॉर 9 hours, एम्स्टर्डम टू क्योटो about 12 hours, and from Quito to Galapagos around 2 hours. So about 24 hours air journey. Now Ecuador is a unique country and the capital is Quito, and it is one of the highest capital in the world. And since it is on the equator, it is closest to the sun. Oh. It is known for global hot spot for hummingbirds. 37% of the hummingbirds are found in Ecuador. And those who are bird watchers like Dr. Shekha or Dr. Alpna, it is a paradise for them. Chief export is banana, chocolate, cacao and cut rose. And orchid capital of the world. And one more thing which I found, that guinea pig meat is a delicacy in this. Video. वो वीडियो लास्ट वाला अरे इससे करना. So the hummingbirds
They come in your palm and they can feed from your palm. अरे वो कुछ नहीं करेंगी. नहीं कर कुछ नहीं रही है वो बहुत सॉफ्ट. Now, Galapagos Islands are a group of islands, many islands, but 3 of them are big islands: San Cristobal, Santa Cruz, and Isabela. And these are the 3 big islands where people live, and there are facility for hotels and restaurants. Rest of the islands are very small, and usually people don't live in that. Now, Galapagos is important because Darwin started thinking about the theory of natural selection in this area in 1835. Most of the birds and animals found in Galapagos are not found in any other place in the world. Especially the ocean swimming lizards are only found in Galapagos. Sometimes you see 1 or 2 island penguins. Usually penguins are in the southern hemisphere, as Dr. Rawat told, but because of the chilly current, they survive here also. And most important thing, the animals in these islands are fearless. They are not afraid of humans, and they don't go away immediately. And it is a World Heritage Site. Now, Darwin found out that the small world came from the South America to these islands and settled in different islands. And they adapted themselves to the local island atmosphere. Suppose you had something to eat on the ground and it is like a seed, their beak developed differently than those birds who could eat insects and fly. And that is why he proposed that this that adaptive radiation in this islands. How to play that video? Come and see us. You can sit on your back and on your head. Come and see us. Yeah, they even sit on your back and your. This is the finch, and it is known as Darwin finch. Now, the adaptive radiation was not only seen in the birds, it was also seen in the plants. So, if you see, these are the cactus plants in our country or in our side. They are very close to ground. But in Galapagos, because the seeds and the fruits were eaten by tortoise and land iguanas, the plant grew higher with a big shaft. Now, how we can enjoy the traveling among the Galapagos? There are 2 ways. One, you can go in by land from one island to another island by ferries. But the disadvantage is that you cannot go to the remote islands. The best type is the expedition cruise, because in the night the cruise will go from one place to another place and will cover more islands which are remote, which otherwise you cannot see by land. But it is much more expensive, and those people who have seasickness will not like it, and the cabin space is limited. Now, this was the route of our cruise. We took 8 days cruise. Now, here you can see that these cruises are small compared to the big cruise, because big cruises are not allowed in this Galapagos area. Every day you see the whole day's program. The cabin size you can see is small, and we were vegetarians, so whatever they could make vegetarian out of their packed food, they made for us. You cannot take
like pre-mixed food, like you ate poha and other things, they are not allowed. And you have to do a declaration that nothing from the outside you will take it. After each trip to the sea, they give you some breakfast, and भैया इधर ही रहो यार. And very few Indians go there. We could see only one Indian in the whole trip, and he also came from USA. Now, there are many activities, they keep you busy, and इसको चालू करो. ये वाला है? हाँ. ये वाला है. They take you for snorkeling. They can take you for kayaking. This is how they bring the boat down from the roof of the cruise. So they keep you busy. Sienna needs to turn the path. Yeah. Now, sometimes they take you to the land and they give you gumboots and you walk on the sand. This is the volcanic area, and the rocks have different colors and shapes because of the lava. This is lava tunnel. So all the volcanic activities can be seen in this area. It was difficult to walk on those rocks. Now, as I told you, it is a paradise for the birds, and this video you can see is a cormorant, but it is flightless cormorant. It cannot fly. This is the pelican which was on our deck. This is a blue-foot bobby, which you don't see at many places. And these are the penguins which are found in 2 islands. Now this was a magnificent frigate bird which I never saw before. It has a red balloon in the throat. It is a male bird, and by ballooning this balloon, they attract the females. Made with a nice membrane. And this is the flight of that Inflate the membrane bird. with oxygen, and by the coloration is increased by. Now, land iguanas, these are the big reptiles. They are found mostly in the Galapagos Islands. When you walk, you can come across them, and they can be of different colors also. They feed on different kind of plants, and they reproduce during the hot season. It's right behind you. What's the name? Now we could also see lava lizard, which has a red color in the throat, and I could see a crab also eating from the another seafood. Now this is the tortoise. They are giant tortoises, and as Dr. Rawat told, the world record is 430 kg tortoise. They found that tortoise also differ from one island to another island. It's so difficult, no? So complicated, but you can take it. Seals are found everywhere. They are most lazy type of animals, most of the time taking sun bath. You see the sea animals also, turtle. You can appreciate the clear water
And this was the shark seen from our cruise only. Now, marine iguanas are another form of iguanas. They are only found in Galapagos Islands, and they eat algae. They are vegetarians. And finally, it is their land, but they are otherwise fearless animals. Thank you very much. मुझे यकीन है कि ये तीनों प्रेजेंटेशंस आपको बहुत पसंद आए। इन तीनों प्रेजेंटेटर्स के लिए हम एक बार फिर तालियां बजाएं, उनको बहुत धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच लावटी सर। सर आप यहीं आ जाएं। तो आई इनवाइट बोथ द स्पीकर्स, अदर टू स्पीकर्स ऑल्सो। आकांक्षी जी आइए, शिखा जी आइए। आप में से किसी को इनके लिए कोई प्रश्न है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं? ब्रीफली हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। लैंग्वेज का कैसे होता था? स्पेनिश। But they know English. There is a naturalist in one cruise with 20 people. सर वहाँ पे आपके जो गाइड थे, क्या वो नेचुरलिस्ट भी थे जो इवैल्यूएशन बताएं आपको? वो बहुत जरूरी है। There is one naturalist in the one cruise, which you don't get if you take a land way. Then you have to have a local guide, hire a local guide. जैसे सर ने बताया, या तो आप मेन जगह पे रहें और फेरी से जाइए वापस आ जाइए, जाइए वापस आ जाइए, तो आपका सामान एक ही जगह है। और या फिर आप एक क्रूज़ ले लें और अपना सामान ले लेके घूमते रहें, और पूरे दूर दूर के भी आइलैंड्स को आप उस वक्त फिर देख सकते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स मोर एक्सपेंसिव। बर्ड्स के लिए भी गाइड होते हैं? Yes, there are special guides for bird. यस, हाँ। हाँ, नहीं, इनका ये कहना था कि मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन पहले आपके कुटुम्बले साहब कहाँ बैठे हैं? अच्छा, वो ट्रैकिंग पे गए हुए हैं ऑलरेडी। साइड पे जाना था उनको। अच्छा, जो होता है पैसे खर्च करके आया उसको कमाना भी तो है भाई, ये बात सही है। पर फैमिली के साथ आप दोनों के लिए प्रश्न है कि अगर फैमिली के साथ जाना हो तो वेदर कौन सा होना चाहिए? सर फैमिली के साथ तो जा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और स्पीति के लिए तो अगर आप विंटर स्पीति जाएं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। अगर घर में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं जाना चाहिए, एज फैक्टर है। बट समर स्पीति इज़ वेरी इजी टू गो। सर आप ट्रैक के बारे में पूछ रहे हैं या कश्मीर के बारे में? ट्रैकिंग के बारे में? कश्मीर के बारे में, ठीक है। कश्मीर तो आप किसी भी सीज़न में जा सकते हैं। मैं सारे सीजन्स में गई हूँ। आपको स्नो देखना है तो आप गुलमर्ग में आप जनवरी फरवरी में जाइए। अगर आपको मेडोज़ देखने हैं तो आप मानसून में जाइए। अगर आपको फॉल देखना है तो आप अक्टूबर में जाइए। एवरी सीज़न यू कैन गो विद फैमिली, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब बहुत ठंड भी नहीं है और फाइन। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पहलगाम अटैक के बाद में वो अभी फ़िलहाल बंद है ये ट्रैक। हम लोग कश्मीर में ही थे और जब लौटे और उसके अगले दिन पहलगाम, हम एक दिन पहले पहलगाम में ही थे, मैं और मेरी वाइफ, एंड नेक्स्ट डे दिस हैपेंड। तो आपने फैमिली की बात करी तो ये सज्जन भी डॉक्टर घनघोरिया डॉक्टर साहब जो हैं डीन हमारे मेडिकल कॉलेज के, तो मुझे समझ में आज ये बात भी आई डॉक्टर लावटी की दोनों हस्बैंड्स बैकग्राउंड में थे और दोनों ने अपनी वाइफ्स को कहा कि जाके तुम सुनाओ। तो जब ये डॉक्टर शिखा ये सब करती रहती हैं और मेडिटेशन वगैरह में खोई होती रहती हैं, तो मतलब आपकी बार बार आपका प्रयास होता है कि खूब मेडिटेशन की जगह पे जाएं ताकि घर पे सब शांति रहे। डेफिनेटली मैं भी कुछ सीखता रहता हूँ, छोटी छोटी बातें, और इनके साथ में फ़ोटोग्राफी के जो एंगल्स बताती हैं तो मैं भी सीख लेता हूँ, और कुछ चीज़ें जो बताती जाती हैं मैं भी सीखता जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। डॉक्टर अरविंद, हैज़ इट हेल्प यू इन योर थिएटर? ऑपरेशन थिएटर में मदद करती है सब चीज़ें की ट्रैकिंग वगैरह? ऑपरेशन थिएटर जब ये फ़ोन करते हैं, जब ओटी में रहता हूँ मैं, तो सब लोग कहते हैं सर मैडम का फ़ोन आया, पहले बात कर लीजिए, बाद में काम करिए।
हाँ जी। सर मैं सर्जरी के समय तो मदद नहीं करती, पर सर्जरी के बाद मैं डायग्नोसिस बना के देती हूँ उनको। आई एम एन ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट। यस, एनीबडी एल्स फॉर डॉक्टर लाहौटी सर? हाँ हाँ जी। यानी अलग अलग दिन अलग अलग है, तो एक दिन हाँ किसी दिन 10 से 15 किलोमीटर एवरेज रहता है इनका, एक दिन 16 किलोमीटर। हाँ, एक दिन 16 किलोमीटर है। सो हम लोग स्टार्ट करते थे, कोशिश करते थे कि 7:30 बट 8 बजे तक निकले। और जिस दिन गटसर पास था उस दिन इवनिंग में पहुँचे थे अराउंड 5। तो डिपेंड्स, मतलब आपके साथ में कोई फास्ट चलता है, कोई स्लो चलता है, तो आपको सबके साथ चलना होता है। तो जो फास्ट चलता है वो जल्दी, पर माउंटेन्स में हमेशा ये सजेस्टेड है कि आप स्लो चलें, क्योंकि इट्स नॉट, आई मीन इट्स लाइक अ मैराथन, यू आर नॉट डूइंग अ स्प्रिंट। आप जितना स्लो चलेंगे उतना आप एक्लिमेटाइज ज़्यादा होंगे हाई ऑल्टीट्यूड के लिए। ज़्यादा मतलब आप स्लो अपने पेस पे जाते हैं जितना हो सके। हाई ऑल्टीट्यूड है तो स्लो ही चलना चाहिए। नहीं, एक्चुअली मेरा तो कैमरा उतना अच्छा है। 2021 में किया था मैंने। कुछ मेरे जो ट्रैकमेट्स थे उन्होंने ये टाइम लैप्स से बनाया था, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाए। डॉक्टर शिखा ने अपने कैमरे से ओरिजिनल फ़ोटोज़ आपको दिखाए, और कुटुम्बले जी ने अपने फ्रेंड से भी हेल्प लिया। 3-4 जो टाइम लैप्स दिखाए ना वो उनके मेरे में। हाँ, क्या चीज़? फूड कैसे मैनेज किया भाई आपने? फूड, हाँ, ये नेक वालों से तो कुछ लेके नहीं गए थे आप? फूड तो वो देते हैं, जिस ट्रैकिंग ग्रुप के साथ आप जाते हैं ना, तो लोकल या नेशनल। तो हम गए थे, इंडिया हाइक्स एक ट्रैकिंग ग्रुप है, तो उनके साथ गए थे। तो दे गिव यू गुड फूड। जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे आपको आलू की सब्ज़ी और रोटी उतना देते हैं, बट मोस्टली अच्छा खाना मिलता है आपको। लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस एंड देन यस। हाँ जी, हाँ जी। ओह यस, ऑफ कोर्स। एक्वाडोर में क्या 24 आवर्स सनलाइट होती है क्या? तो एक्वाडोर में लाइट का कितना दिन तक, कितनी देर तक इट इज़ लिट? It is equal 12 hours. I mean, it is only मैंने equator. सुना था कि वो बहुत देर तक सनलाइट रहते हैं उनके पास। नॉर्वे में शायद कंफ्यूज तो नहीं हो गया? नहीं, एक्वाडोर में था वो। आजकल 12-12 चल रहा है। Closest to the sun. Yeah, and then when you go there, this area, we will figure it out. आप This बताना area हमको। is closest to the sun. ठीक है। आपके डैडी कहाँ हैं? डैडी नहीं है, मम्मी को बोलना कि आपको लेकर जाएगी, और फिर आप बताना वापस। फिर आपको ना यहाँ पर आके सुनाना है, फिर हम सुनेंगे आपसे, ठीक है? ये एक प्रश्न था कि किस उम्र के बच्चों को ले जाएं, ट्रेकिंग में कैसे जाएं, क्या करें। ट्रेकिंग में हमेशा अपनी पूरी फैमिली के साथ जाएं, यार दोस्तों के बच्चों को ले जाएं, जो जाने से डरते हैं उनके बच्चों को ले जाएं, क्योंकि ये मैंने किया हुआ है। शिखा मैम जो यहाँ खड़ी है, इन्होंने मेरी सारी मेमोरीज़ को रिवाइटलाइज कर दिया। सरन सांगला का ट्रैक वाज आवर फर्स्ट ट्रैक इन द ईयर ऑफ 1992। वो ट्रैक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद रहता है। 1992 में खुला हमारे लिए, और 93 में फिर बंद हो गया। एंड दैट वाज द बेस्ट ट्रैक आई एवर एंजॉयड। आज शिखा मैडम ने मेरी सारी मेमोरीज़ को रिफ्रेश कर दिया। देखिए, ट्रैक जो अभी ये इसने आकांक्षा ने किया है, वो बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक है। वो हमको नहीं करना है एज ए बिगिनर। Only she can do it, or people like her can do it. But there are so many other treks where we can enjoy, and trekking is the most enjoyable, more than the traveling. It is my opinion. थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। मैं जयश्री सिस्टर को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। दोस्तों, सारी इवेंट एक सेकंड बैठिए ना। सारी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल था। आइए जयश्री सिस्टर। तो हम ना अपने स्पीकर्स को भी ऑनर करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर भावेश से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे स्पीकर्स को नहीं करो ना। लेट्स गिव अ बिग हैंड आकांक्षा। डॉक्टर शिखा, यस ऑफ कोर्स डॉक्टर राजेंद्र लाहौटी सर, आप होस्ट भी हैं, लेकिन आज तो आपने हमको बहुत अच्छी खूबसूरत जगह घुमाया।
एंड जयश्री सिस्टर, थैंक यू सो मच जयश्री सिस्टर। इन्होंने वैसे एक शिकायत भी की कि आपका बैग आपने मुझे आज तक नहीं दिया। सिस्टर आप मुस्कुराते रहिए प्लीज़, तभी हम लोग ये इवेंट कर पाते हैं। और प्लीज़ है ना, ये लिफ्ट भी अगर जल्दी ठीक हो जाए तो ज़रा जल्द और ज़्यादा ठीक रहेगा। ये बैग मैं देना चाहूँगा हमारे मेरे को बहुत खुशी है दोस्तों कि मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ जयपुर रहते हैं। इन्हें कुछ समय पहले थोड़ा सा लक्षण हुए तो ये 3-4 दिन पहले इंदौर आए। 2 दिन पहले ये मैदानता में भर्ती थे, एंजियोप्लास्टी हुई और देखिए आज इतनी सारी जगह घूम ली है। आइए श्री एल एस खंडेलवाल साहब, दे दीजिए इनको ना। ये मुझे लगता है कि ये जयपुर से इंदौर की यात्रा आपको इसलिए भी मज़े आएगा कि एक स्टेंट के अलावा आपने इतनी जगह भी घूम ली है। Thank you very much for all of you to make this travel meet successful. Thank you very much. And keep telling and sharing about this group to your other colleagues, and they can also join. आज तो पूरा हाउसफुल था, so congratulations all the speakers. Yes, Dr. Bhavesh. एंड में बस ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी अपने किसी फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को इसमें ऐड करना चाहते हैं ग्रुप में, तो आप ऐड कर सकते हैं खुद से, आपको किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप की सेटिंग्स ऐसी हैं, तो जो लोग भी ट्रैवल में इंटरेस्टेड हों प्लीज़ ऐड देम टू द ग्रुप। थैंक यू। Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir.